ये एक प्रिज्म, ठीक है, यहां से एंटर कर रही है, ठीक है, मतलब अगर पीछे से एंटर करे इस टाइप से, देखिए ये जो सरफेस दिखाई दे रही है बैक साइड की और ये फ्रंट साइड की, अगर रे पीछे से इंसिडेंट हो, यहां पर जाए और यहां से निकल जाए, तो किसके कॉन्सेप्ट यूज होंगे? प्रिज्म के। लेकिन देखिए जो ये सरफेस है, इसको मैं अगर नाम दे दूं ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर, अगर रे ए पी बी क्यू पर इंसिडेंट हो पहले और ए पी सी आर से क्रॉस करके जाए, तो किसके कॉन्सेप्ट यूज होंगे? प्रिज्म के। दो इंक्लाइन सर्फेसेस को क्रॉस करके जा रही है। लेकिन अगर रे ए बी सी पे इंसिडेंट हो और उसके बाद पी क्यू आर को क्रॉस करके जाए, तो दो सर्फेसेस ऐसी हैं ट्राइंगुलर, इनको क्रॉस करके जा रही है, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो ट्राइंगुलर सर्फेसेस हैं ये ऐसी है एकदम पैरेलल, ठीक है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होंगे? स्लैब के, ठीक है। बेसिकली यहां पर अपन बोल सकते हैं कि जब रे दो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस को क्रॉस करके जाए तो एक दूसरे से कैसी हो? इंक्लाइन, तो किसके कॉन्सेप्ट यूज होंगे? प्रिज्म के। इसको अपन जब बनाते हैं 2D में तो इस टाइप से बनाते हैं, ये प्रिज्म, रे इंसिडेंट हुई एंगल आई पे, रिफ्रैक्ट हुई अंदर R1, फिर यहाँ पे जो इंसिडेंट हुई इसको R2 बोला, और यहाँ पे जिस एंगल पे निकल कर गई है उस एंगल को अपन ने क्या बोला? E। तो बेसिकली यहां पर जो ये A होता है ये क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि रे जिन दो सरफेसेस को क्रॉस करके जा रही होती है, जिन दो इंक्लाइन सरफेसेस को क्रॉस करके जा रही होती है, वो दोनों इंक्लाइन सरफेसेस आपस में कितना एंगल बना रही है, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल, तीनों का मतलब एक ही होता है कि ए, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग एंगल R1, सेकंड रिफ्रैक्टिंग एंगल R2 एंड द एंगल ऑफ, ये क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसे अपन बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे बोलते हैं इमर्जेंस एंगल या एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अगर इसके बारे में डिस्कस किया जाए प्रिज्म एंगल के बारे में, तो देखिए अगर मैं बोल रहा हूं ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। अगर ये यहां पे इंसिडेंट हो और यहां पे बाहर जाए, तो ये अगर यहां पे इंसिडेंट हो यहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? ए की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों सरफेसेस को यूज करके जा रही है। यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों सरफेसेस को यूज करके जा रही है, ठीक है। तो जिन दो सरफेसेस को यूज करके रे क्रॉस करे प्रिज्म को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उनके दोनों के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल। अब अपन प्रिज्म के कुछ रिजल्ट्स डेराइव कर रहे हैं, ठीक है। कितने एंगल पे आई? आई पे। कितने पे चली गई? ई पे। ये एंगल ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंगल R1 और ये सेकंड इज R2, ठीक है। तो हमने ये नाम दे दिया R1 R2। रे आई, इसको क्रॉस करके प्रिज्म को बाहर निकल गई। अब अपन इनके रिलेशंस वगैरह कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या, अगर मैं अपन यहां पर बात करें
तो देखिए ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 90 माइनस R1, और ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस R2। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल को देखूं तो देखिए मुझे क्या दिखाई देगा, A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तो कैंसिल हो गए, तो A इक्वल टू R1 प्लस R2। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका, प्रिज्म का। अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन की रे जब यहां से गई और यहां पे जब निकली तो कितना डेविएट हो गई। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन अभी भी वही कि अगर प्रिज्म नहीं होता तो रे किधर जा रही थी, और प्रिज्म होने की वजह से किधर गई। तो नहीं था तब सीधी जाती, होने की वजह से इधर गई, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है वही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए फर्स्ट सरफेस पे अगर मैं डेविएशन कैलकुलेट करूं, इसका डायग्राम अगर अपन दोबारा बनाएं, देखिए थोड़ा सा बड़ा ताकि क्लियर नजर आए। अगर प्रिज्म नहीं होता तो रे ऐसे जा रही थी सीधी, और प्रिज्म के होने के वजह से रे ऐसे चली गई। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, ये जो एंगल होगा यही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं उनकी। ये है अपना एंगल R1, ये एंगल है अपना R2, ये एंगल है A। तो देखिए ये एंगल आई तो ये भी आई, तो ये कितना हो गया I माइनस R1। ठीक है, ये I है तो ये पूरा एंगल I होगा, ये E है तो ये पूरा एंगल E होगा, तो ये कितना हो गया E माइनस R2। ठीक है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का वो क्या इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो मैं डेल को क्या लिख सकता हूं, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई, I प्लस E माइनस A। ये दोनों ही रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिज्म के लिए। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि आप फर्स्ट सरफेस पे डेविएशन निकालें del1, सेकंड सरफेस पे डेविएशन निकालें del2। जैसे अपन यूज करते थे ना कि अगर रे बहुत सारी सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, बहुत सारी सरफेसेस से रिफ्रैक्ट होकर जा रही है, तो अगर हम हर सरफेस पे एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लें और उनको ऐड कर लें, तो वही प्रोसीजर है कि अगर मैं फर्स्ट सरफेस पे एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लूं del1, सेकंड पे निकाल लूं del2, और उन दोनों को आप ऐड कर दूं, जैसे क्लॉकवाइज है दोनों तो अगर ऐड कर दें, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है तो सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बेसिकली उसी तरह से अगर आप निकालेंगे तब भी यही वैल्यू कैलकुलेट होगी I प्लस E माइनस A। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। इक्विलैटरल है तो एंगल कितना हो गया, ए 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है एक रे, म्यू की वैल्यू है √3। अब हमको R1, R2 और एंगल ऑफ इमरजेंस बताना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएं। क्या, अगर बाहर का मीडियम दे रखा है अपन को एयर 1, तो इसको अगर यूज करें तो कितना होगा, 1 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 साइन R1। तो ये क्या हो गया, √3/2, तो R1 की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। अब देखिए
R1 की वैल्यू 30 डिग्री, दैट मीन्स R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है? A के। तो अगर R1 प्लस R2 A के बराबर है तो R2 हो गया अपने पास 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि A 60 डिग्री है। तो अगर R2 30 डिग्री है तो जब एंगल ऑफ इमरजेंस निकालेंगे तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी कितना आएगा? अगर मैं स्नेस लगाऊंगा तो 60 पे आए, 30 पे गई, 30 पे इंसिडेंट होगी तो 60 पे जाएगी, तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो गया अपने पास? 60 डिग्री। अगर ये एंगल अलग आता तो हम वापस स्नेस लगाकर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। अब डेविएशन देखिए कितना होगा, डेल I प्लस E माइनस A, दैट मीन्स 60 डिग्री प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस इज ऑल्सो 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। इस बार एंगल ऑफ प्रिज्म में अपन को दे रखा है 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी भी 60 डिग्री है, इसका स्टैंडर्ड एक्स √3 है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट सरफेस पे स्नेस को लगाऊं तो अगेन मेरे लिए क्या होगा, 1 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 sin R1। तो R1 कितना आ गया मेरे पास? 30 डिग्री। लेकिन इस बार देखिए, इस बार दिक्कत क्या है कि हमारे पास R1 आया 30 डिग्री, तो R1 प्लस R2 A के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर A कितना है? R1 तो आ गया 30 डिग्री, R2 हमें कैलकुलेट करना है, ये हो गया 15 डिग्री। तो R2 तो हमारे क्या आ रहा है? नेगेटिव -15 डिग्री, ठीक है। तो -15 का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, इसको अगर अपन देखें तो बेसिकली देखिए, जब ये रे यहाँ से जाएगी, जब ये यहाँ से गई तो ये 15 डिग्री है, तो जब ये यहाँ से गया तो ये एंगल कितना आया अपने पास? 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 30 डिग्री आया, तो ये एंगल कितना बनेगा? 60। अगर ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो 60 प्लस 15 कितना हुआ? 75। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा? 105 डिग्री। वो 90 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा इसका मतलब नॉर्मल अंदर होगा और रे बाहर से गिरेगी, ठीक है। अभी तक अपन प्रिज्म में कैसे कर रहे थे? प्रिज्म जो जनरल प्रिज्म अपन पढ़ रहे थे उसमें I1 R1 नॉर्मल इधर, R2 नॉर्मल के ऊपर से रे गिर रही थी, नॉर्मल नीचे था और ऊपर से रे गिर रही थी। इस केस में थोड़ा सा चेंज है क्या कि अगर ये ऐसे 30 डिग्री है तो बेसिकली जो ये नॉर्मल होगा, इस नॉर्मल के यहां से रे गिरेगी, ऐसे। ये 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, 90 डिग्री है क्योंकि ये 60 प्लस 15 कितना हुआ? 75। तो ये एंगल कितना होगा? 105। अगर ये 105 है, ये पूरा एंगल 105 है, तो यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी हो गई? देखिए ये R2 की वैल्यू 105 में से 90 गया तो कितना हुआ? 15 डिग्री, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव ये बताता है कि नॉर्मल के नीचे से रे गिर रही है। जनरली जबकि रे कैसी गिरती है? नॉर्मल के ऊपर से। ये नॉर्मल था अपना और इसके ऊपर से रे गिर रही थी, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? नॉर्मल ऐसे और रे ऐसे गिर रही है नीचे से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी हो गई? 15 डिग्री। अगर R2 की वैल्यू 15 डिग्री हुई तो अगर मैं यहाँ पे वापस स्नेस लॉ लगाऊं क्या कि √3 sin 15 डिग्री इज इक्वल टू sin E, तो यहाँ से एंगल ऑफ इमरजेंस आ जाएगा, और एंगल ऑफ इमरजेंस एक बार कैलकुलेट हुआ तो डेल इक्वल टू I प्लस E माइनस, जैसे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डेविएशन, ठीक है।
नाउ इसी में थर्ड केस देखिए कैसे। अब मैंने ये एंगल लिया 120 डिग्री, ठीक है। अभी भी सेम वही क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, मूव 1, ये √3। अब एक बात सोचिए, यहाँ पे अगेन अपने पास अभी भी एंगल ऑफ इमरजेंस कितना है, ये यहाँ पर R1 कितना आएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब एक बात सुनिए, ये 30 डिग्री और ये ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री, तो 180 तो ये यहीं पर ही हो गया। इसका मतलब अगर ये रे यहाँ पर टच करती तो एक ट्राइंगल फॉर्म करती, अगर ये ट्राइंगल फॉर्म करती तो इसका मतलब उस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए था 180 डिग्री, जबकि ये दोनों मिलकर ही क्या बना रहे हैं। अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूं आपसे तो ये एंगल 60 डिग्री, ये दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं 180। तो अगर ये दोनों मिलकर 180 बना रहे हैं तो ये रे अगर इस सरफेस को टच कर जाती है तो ट्राइंगल बनाएगी। अगर वो ट्राइंगल बनाई तो तीनों का सम 180 होना चाहिए था, जबकि इन दोनों का सम ही खुद 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब है कि ये रे सामने वाली सरफेस को टच नहीं करेगी, ये रे यहां से जाएगी, वो नीचे वाली सरफेस पे गिरेगी, ठीक है। तो अगर ये नीचे वाली सरफेस पे गिर रही है तो देखिए यहां पर एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये एंगल 30 डिग्री है, इसको ले लेते हैं अपन कि ये 30 डिग्री है, तो और ये भी 30 डिग्री है, तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस ये 120 प्लस 30, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया 30 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे इंसिडेंस लॉ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन E। तो यहाँ पर ये रे जब क्रॉस करके जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल E, वो ही यहाँ से कैलकुलेट होगा। तो बेसिकली अभी तक अपन ने 3 केसेस देखे, देखिए कैसे कि जब प्रिज्म का एंगल इंटरमीडिएट है, मींस जो स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड केस अपन ने क्या देखा कि जब रे यहाँ का प्रिज्म एंगल बहुत छोटा है तो रे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल अंदर बन रहा है। थर्ड केस जब प्रिज्म एंगल बहुत बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर इंसिडेंट तो हो रही है लेकिन यहाँ पर इस सरफेस को क्रॉस करके जा रही है, ठीक है। तो इन तीनों ही केसेस में थोड़ा ध्यान रखिए क्या कि फर्स्ट केस स्टैंडर्ड केस, सेकंड और थर्ड केस जो है उसमें नॉर्मल और रे कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, इस बात को जरूर देख लीजिए एक बार कि एंगल कितना दे रखा है प्रिज्म का। अगर वो 30, 50, 40 ऐसे कुछ दे रखा है तो इंटरमीडिएट एंगल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंगल्स अगर बहुत छोटे हों और अगर बहुत बड़े हों तो एक बार चेक कर लें कि रे कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है।
देखिए आज अपन देख रहे हैं कि ग्राफ जो डेविएशन वर्सेस आई कर्व के बीच में फॉर प्रिज्म में जो डेविएशन है और आई के बीच में कैसा कर्व होता है, ये प्रैक्टिकल कर्व है। देखिए ठीक है, ये है आपका डेल मिनिमम, ये एंगल आई और ये डेल। ठीक है, जो मिनिमम डेविएशन आता है उस केस में आई इक्वल टू कितना होता है, ई बेसिकली। ठीक है, तो अगर अपन बात करें क्या कि जो ग्राफ है डेल वर्सेस आई के बीच में, तो देखिए अपन को पता है कि डेल कितना होता है, आई प्लस ई माइनस ए, मीन्स दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक ही डेविएशन आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आई और ई की वैल्यू इंटरचेंज कर दूं तो डेल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं 30 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा हूं, आई 30 डिग्री है और ई 60 डिग्री है, ठीक है, तो अगर मैं आई को 60 डिग्री कर दूं और ई को 30 डिग्री कर दूं तो डेविएशन वही प्रोड्यूस होगा जो आई इक्वल टू 30 डिग्री पे हो रहा था। तो बेसिकली एक दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सिंगल डेविएशन प्रोड्यूस होता है। देखिए इस कर्व से भी पता चल रहा है क्या कि आई की वैल्यू डेल मिनिमम से जब कम थी और आई की वैल्यू डेल मिनिमम से जब ज्यादा है, तो उस दोनों केस में यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम डेविएशन आ रहा है। इसमें जो डेल की वैल्यू आ रही है डेल 1 मान लो, तो ये क्या है, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ रहा है, I1 पे और एक I2 पे। लेकिन देखिए इस कर्व में कुछ प्रॉपर्टीज हैं इस कर्व की, क्या कि ये जो है इसको अगर मैं x1 बोलूं और इस डिस्टेंस को अगर मैं x2 बोलूं तो x2 इज ग्रेटर देन x1, मीन्स ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट डेल मिनिमम। तो अगर मैं इस कर्व के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे। फर्स्ट, ग्राफ इज नॉट अ पैराबोला, ग्राफ ये पैराबोला नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड, ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट डेल मिनिमम, डेल मिनिमम के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड, ग्राफ का राइट हैंड साइड वाला पोर्शन इज मोर टिल्टेड देन लेफ्ट हैंड साइड, ग्राफ राइट हैंड साइड पोर्शन is more tilted than left hand side portion। ये इस ग्राफ की प्रॉपर्टी है और इस पे बहुत कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी अपन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस ग्राफ के ऊपर पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इस ग्राफ को एक बार दोबारा देखें कि प्रैक्टिकल कर्व डेल और आई के बीच में क्या कि अगर मैं डेल और आई के बीच में कर्व देख रहा हूं तो जो डेल मिनिमम है वो कब आएगा, जब आई और ई की वैल्यू, जब आई की वैल्यू कितनी होगी, आई और ई की वैल्यू क्या होगी, बराबर। ठीक है, तो आई और ई की वैल्यू जब बराबर होगी तब हमारे क्या आएगा, डेल मिनिमम। तो बेसिकली दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सिंगल डेविएशन प्रोड्यूस हो सकता है। इसलिए इस कर्व से भी ये पता चल रहा है कि I1 और I2 पे क्या है, दोनों सेम डेविएशन आ रहे हैं। अगर I1 को मैं I मानता हूं तो I2 को क्या मानूंगा, E, और अगर I2 को I मानता हूं तो I1 को क्या मानूंगा, E। मीन्स I और E क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं बेसिकली। तो एक बात देखिए क्या कि अगर इस कर्व पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको लिख लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चंस कैसे होते हैं ग्राफ पे कि अगर मैं आपको बोलूं क्या कि मेरे जो डेल मिनिमम है, ठीक है, वो डेल मिनिमम आ रहा है आई इक्वल टू 40 डिग्री पे, मीन्स आई और ई क्या हो गए, सेम। आई और ई जब इक्वल हो जाएंगे तो मिनिमम डेविएशन आएगा। ठीक है, तो और सेकंड कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे कोई जनरल डेल 1 है
डेविएशन del 1, वो अगर I इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ 60 डिग्री पे आ रहा है, कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। तो बताओ del 1 जो डेविएशन है वो 60 डिग्री पे आ रहा है, तो एक और वैल्यूज ऐसी होगी आई की जिसपे del 1 आ रहा होगा वापस डेविएशन। तो आपको पता ऑप्शंस कैसे गिवन होंगे? ए, जैसे एक ऑप्शन दे दिया आपको 20 डिग्री, एक ऑप्शन दे दिया आपको 22 डिग्री, एक ऑप्शन अगेन 40 डिग्री, ठीक है, और डी ऑप्शन में कुछ भी ले लीजिए 50 डिग्री या, ठीक है। तो बेसिकली 20 डिग्री या फिर यहां पर ऐसे ले लीजिए 18 डिग्री। अब सुनिए, देखिए वो क्या बोल रहा है कि del 1 I इक्वल टू 60 डिग्री पर आ रहा है, तो एक और ऐसी वैल्यू होगी जो क्या होगा जिसपे डेविएशन del 1 आ रहा होगा, ठीक है। डेल की वैल्यू कितनी है? del 1। तो del मिनिमम किस पे आ रहा है? 40 डिग्री पे। तो देखिए अपन को पता है कर्व से कि अगर अपन कर्व देखें तो del और I के बीच में जो कर्व होता है वो इस टाइप से होता है। del मिनिमम किस पे आ रहा है? 40 डिग्री पे, ठीक है। अगर 40 डिग्री पे del मिनिमम आ रहा है तो देखिए, और दूसरा एंगल क्या दिया है अपन को कि del 1 जो आ रहा है वो 60 डिग्री पे आ रहा है। देखिए 40 डिग्री से ज्यादा है, तो अगर ये 40 डिग्री से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जो दूसरा एंगल होगा वो 40 डिग्री से क्या होगा? कम, क्योंकि जो सिंगल ये del 1, ये डेविएशन del 1 एक आ रहा है 40 डिग्री पे, दूसरा 40 डिग्री पे मिनिमम आ रहा है del मिनिमम, और del मिनिमम के बाद उसने बात करी आपसे कि del 1 आ रहा है 60 डिग्री पे। तो बताइए दूसरा एंगल कितना होगा? तो हमें पता है कि ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस डिफरेंस। तो x1 है और ये x2 है, तो और अपन को पता है x2 इज ग्रेटर देन x1 होता है। तो इधर जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 20 डिग्री से कम। अगर ये डिफरेंस 20 डिग्री है तो ये डिफरेंस कितना होगा? 20 डिग्री से कम। क्यों? क्योंकि del मिनिमम 40 डिग्री पे और del 1 कितने पे? 60 डिग्री पे। तो अगर वो उससे ज्यादा है तो दूसरा एंगल क्या होगा? 40 डिग्री से कम होगा, क्योंकि अगर एक del मिनिमम से ज्यादा एंगल पे आ रहा है तो एक del मिनिमम से क्या आएगा? कौन से कम एंगल पे आएगा? I पे, ठीक है। तो ये 20 डिग्री है, तो अगर ये 20 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा? सॉरी, ये 60 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा? अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 20 डिग्री का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 20 डिग्री का। तो इधर डिफरेंस क्या होगा? 20 डिग्री से कम। तो अगर डिफरेंस 20 डिग्री से कम लेना है तो देखिए 20 डिग्री लूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा? एक्जैक्टली 20 डिग्री का, 40 और 20 के बीच में। 22 लूंगा तो डिफरेंस क्या आएगा? 20 डिग्री से कम। और बाकी देखिए इसमें 20 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, और ये 40 डिग्री तो del मिनिमम ही है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा अपना? बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर्व के ऊपर पूछे जाते हैं कि आपको del मिनिमम का एंगल दे दिया है, दूसरा डेविएशन बोला है 60 डिग्री पे आ रहा है, तो बताइए यही डेविएशन del 1 कौन से दूसरे एंगल पे आएगा? 40 डिग्री से ज्यादा एंगल दे रखा है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? 40 डिग्री से कम, क्योंकि del मिनिमम जिस एंगल पे आता है तब I और E बराबर होता है। तो अगर एक डेविएशन 60 डिग्री यानी I इक्वल टू E से ज्यादा एंगल पे आ रहा है तो दूसरा I इक्वल टू E से कम एंगल पे आएगा। तो 20 डिग्री, 22, 20 डिग्री में एग्जैक्ट 20 डिग्री अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो ये क्या बताएगा? x1 इक्वल टू x2, जबकि हमें पता है कि x2 बड़ा है x1 से, मीन्स ये डिफरेंस बड़ा होना चाहिए और ये डिफरेंस कम होना चाहिए। और ये डिफरेंस कम होने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ जो वैल्यू होगी वो 20 डिग्री से क्या होगी? ज्यादा। अगर 20 डिग्री से ज्यादा होगी तभी डेविएशन वो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 20 डिग्री से कम। तो 22 डिग्री अपन ने सेलेक्ट किया, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शंस में ये 40 डिग्री है, ये तो होगा ही नहीं। 18 डिग्री ये बताएगा कि इधर का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, 20 डिग्री ये बता रहा है कि दोनों डिफरेंस सेम है, और 22 डिग्री ये बता रहा है कि ये डिफरेंस कम है और ये डिफरेंस ज्यादा है। देखिए del मिनिमम की क्या कंडीशन आई थी अभी अपने? कंडीशन क्या आई थी del मिनिमम की? कि I इक्वल टू E। जब I और E दोनों बराबर होंगे तो R1 और R2 भी बराबर होंगे, और हमें पता है कि R1 और R2 बराबर होंगे तो वो किसके बराबर होंगे? A/2 के, क्योंकि R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना होता है? A, ठीक है। तो अगर अपन del मिनिमम का फॉर्मूला डिराइव करना चाहें प्रिज्म के लिए तो देखिए क्या लिखेंगे अपन कि I और E दोनों बराबर हैं, ठीक है। अपन को del मिनिमम का वो फॉर्मूला डिराइव करना है प्रिज्म के कॉन्सेप्ट से। तो del कितना होता है अपना? I प्लस E माइनस है,
तो डेल मिनिमम को क्या लिख सकता हूं मैं, 2i माइनस ए। तो देखिए आई की वैल्यू कितनी आ गई, डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2, ठीक है। और R1 प्लस R2 इक्वल टू ए बाई 2, तो R1 R2 कितना हो गया अपने, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू ए बाई 2, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट सरफेस पे प्रिज्म की फर्स्ट सरफेस जो आई पे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, उसके लिए स्लेंस को लगाऊं, तो देखिए ये हो गया एन ऑफ प्रिज्म, ठीक है, और ये हो गया एन ऑफ सराउंडिंग। तो क्या लिखूंगा, एन ऑफ सराउंडिंग साइन आई इक्वल टू एन ऑफ प्रिज्म साइन R1, ठीक है। तो एन ऑफ प्रिज्म अपॉन एन ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1। साइन आई की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन R1 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ए बाई 2। तो ये जो अपना फॉर्मूला डिराइव हुआ है, इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है डेल मिनिमम और प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन, डेल मिनिमम और प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बीच में रिलेशन, ठीक है। डेल मैक्सिमम के लिए जो कंडीशंस होती है वो होती है आइदर आई और ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, या तो आई 90 डिग्री हो, 90 डिग्री मीन्स ग्रेजिंग इंसिडेंस, ये भी डेल मैक्स की कंडीशन है, ठीक है। या फिर ग्रेजिंग इमरजेंसी, या तो ग्रेजिंग इंसिडेंस हो या फिर ग्रेजिंग इमरजेंस हो, दोनों ही केसेस में आपके डेल क्या होगा, मैक्सिमम, आइदर ई और आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों में से कोई एक 90 डिग्री होगा तो आपके डेविएशन क्या होगा, मैक्सिमम। थिन प्रिज्म, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी होते हैं, ठीक है। तो थिन प्रिज्म क्या होता है, जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा हो, यानी 7 to 8 डिग्री तक, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं कि ए इज वेरी लेस, ए अगर बहुत छोटा है मीन्स अपन बोल सकते हैं कि आपके अप टू 7 और 8 डिग्री, ठीक है। तो जो ए की वैल्यू है वो बहुत कम है, अगर ए की वैल्यू बहुत कम है तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि R1 एंड R2 इज वेरी स्मॉल, और अगर R1 R2 बहुत छोटे होंगे तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि I और E भी क्या होंगे, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो अगर I और E बहुत स्मॉल है तो देखिए अपन क्या लिख सकते हैं, साइन I इक्वल टू म्यू साइन R1, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो अपन क्या लिख सकते हैं, साइन I इक्वल टू म्यू साइन R1। तो मैं I1 को क्या लिख सकता हूँ, I को क्या लिख सकता हूँ, म्यू R1, और E को क्या लिख सकता हूँ, म्यू R2, ठीक है। तो मेरे डेविएशन कितना आया,
डेल आई प्लस ई माइनस ए, तो डेल इज इक्वल टू आई को लिख दिया म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए, तो ये हो गया म्यू R1 प्लस R2 ए माइनस ए, ठीक है, डेल, तो डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। मतलब थिन प्रिज्म जिसके लिए आई ई R1 R2 क्या हो, बहुत छोटे हों, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो डेविएशन आएगा वो कितना आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। इस पर बेस काफी क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होता है कि डेविएशन जब थिन प्रिज्म बोल दिया जाए तो डेल की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा होता है। सिक्स डिग्री एक रे जो सीधी इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर एक मिरर है, प्लेन मिरर। पूछा गया आपसे फाइंड आउट द नेट डेविएशन। देखिए रे आएगी, अगर मैं इसका डेल निकालूं तो कितना आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू है, म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5, ए कितना दे रखा है 6 डिग्री, तो ये हो गया 0.5 इंटू 6, यानी ये हो गया 1.5 माइनस 1 और 6, ये हो गया 3 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री का मतलब रे जो सीधी जाती वो डेविएट हो गई कितना डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, और अगर 3 डिग्री डेविएट हो गई तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी, 3 डिग्री का, तो कितने पे रिफ्लेक्ट होगी, 3 डिग्री पे, क्योंकि प्लेन मिरर है, ठीक है। तो डेविएशन कितना आया यहाँ पे, डेविएशन आया यहाँ पर अपने पास 180 माइनस 6, 180 माइनस 6 कितना हुआ, 174 डिग्री क्लॉकवाइज, और यहाँ पे कितना आया था अपने पास, डेल 3 डिग्री क्लॉकवाइज, तो टोटल डेविएशन कितना हुआ, 174 डिग्री प्लस 3 डिग्री इज इक्वल टू 177 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। देखिए जब थिन प्रिज्म को यूज किया जाता है तो ऑब्जेक्ट कैसे शिफ्ट हो जाता है, हमें शिफ्ट होता हुआ क्यों दिखाई देता है। देखिए अगर मान लीजिए कि मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा इस थिन प्रिज्म से ए डिस्टेंस पर, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो जाएगा, तो बेसिकली एक बात देखिए, जो रे यहाँ जा रही है वो डेविएट हो गई, ठीक है, अगर वो यहाँ पे डेविएट हो गई एक रे यहाँ पे गिरी वो भी डेविएट हो गई, तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो रे है वो यहां से आती हुई नजर आती है अपन को। अगर मैं इनको पीछे की तरफ मिलाऊं, देखिए रे इंसिडेंट हुई प्लेन मिरर इस पे अपने थिन प्रिज्म पे, कितना डेविएट हो गई, डेल, तो ये एंगल भी कितना होगा, डेल। अब देखिए जो रे ऊपर गिरी वो भी डेविएट हुई, पीछे मिलती हुई दिखाई दे रही है, और जो रे नीचे इंसिडेंट होगी देखिए वो भी रिफ्लेक्ट होके होने के बाद
तीनों की तीनों रेस कहां पर मिल रही है, ऊपर की तरफ। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर शिफ्ट हो गया होता है ऑड एज पर। कितनी हाइट, h। तो ये एच हाइट अपन कैसे निकाल सकते हैं एच हाइट? देखिए ये एंगल कितना है, डेल, ये डिस्टेंस कितनी है, a। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan डेल इक्वल टू h बाय a। तो h कितना हो गया, देखिए h कितना हो गया, a tan डेल। और अगर डेल की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसको a डेल भी लिखा जा सकता है। और डेल की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो h की वैल्यू कितनी आएगी, a म्यू माइनस 1 इंटू a। ठीक है, वेयर स्मॉल है इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड थिन प्रिज्म। यहां पर भी डेविएशन डेल होगा, यहां पर भी डेविएशन डेल होगा। ये डिस्टेंस a है, ये h है, और h पे शिफ्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली थिन प्रिज्म को यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करने के लिए या एक और इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। देखिए अब एक नया टॉपिक, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? बेसिकली लाइट के स्कैटरिंग को ही हम डिस्पर्जन बोलते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है तो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट म्यू शो करता है। म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती हुई जाती है तो जब दूसरे मीडियम में वो एंटर करती है तो उसका म्यू हर एक वेवलेंथ के लिए अलग म्यू की वैल्यू शो कर रहा है। तो लाइट्स के लिए जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होते हैं आर, वो भी डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। कैसे? देखिए कि अपन ने जो सबसे पहला लेक्चर था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसमें अपन ने पढ़ा था कि रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, वो लाल हो जाता है, दैट मीन्स इंफ्रारेड। उसके बाद वो दिखने लग जाता है विजिबल रीजन। हाउ हम तुम मिलकर देखते हैं यू एंड वी, अल्ट्रावायलेट। फिर क्या हुआ हमें समझ में नहीं आया, दैट मीन्स एक्स रेज, गामा रेज। तो हमने देखा था कि जब रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ हम जाते हैं तो हमारे लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज करती है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। ठीक है, उसके बाद जो कॉचीज ने फॉर्मूला दिया, कॉचीज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर
आगे की पावर्स हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें तो यहीं पे पता चल रहा है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो लैम्डा की कैसा है, इनवर्सली। ठीक है, तो एज लैम्डा इंक्रीजेस एन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो जब हम रेडियो वेव से गामा रेस की तरफ जा रहे हैं तो हम कौन से रीजन के बारे में बात करते हैं, विजिबल रीजन, क्योंकि लाइट क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ विजिबल रीजन। तो अगर मैं विबग्योर लिखूं तो देखिए, जब मैं आर से वी की तरफ जा रहा हूं, किधर, आर से वी की तरफ, तो हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लैम्डा अगर डिक्रीज करेगा तो एन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि जब अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बारे में बात करते हैं तो बार बार ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं ड्रॉ करते। इसको याद रखिए कि वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। ठीक है, और इसका इन्वर्सली क्या होगा कि लैम्डा सबसे ज्यादा किसका, रेड का, और लैम्डा सबसे कम किसका, वॉयलेट का। तो जब ये जो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपके म्यू की वैल्यू चेंज हो रही है, तो जब आपने रिफ्रैक्शन देखा, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि एक व्हाइट लाइट एंगल आई पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है, और इसको अपन ले लेते हैं रेयरर। तो एक बात देखिए, अगर मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो n साइन i इक्वल टू n2 साइन r, पहले वाले को ले लेते हैं 1 n1 और इसको ले लेते हैं n2। अब बात करते हैं क्या कि ये व्हाइट लाइट है, कैसी लाइट है, व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट तो बहुत सारी वेवलेंथ से मिलकर बनी है, इसमें तो पूरे विबग्योर के 7 कलर्स की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है। ठीक है, तो जब ये व्हाइट लाइट एक ऐसी सरफेस पे गिरी जो दो मीडियम्स को अलग कर रही है, तो जो सेकंड मीडियम है जिसमें लाइट रे अब एंटर करेगी, तो हमें ये तो पता है कि ये रेयरर है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन सबके लिए आर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पर बात करूं तो साइन आर देखिए क्या आ रहा है, n1 साइन आई अपॉन n2, सबके लिए n1 सेम, व्हाइट लाइट के सब वेवलेंथ के लिए आई की वैल्यू सेम क्योंकि वो एक ही रे में फॉर्म में आ रही है, लेकिन सबके लिए आर की वैल्यू डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये जो सेकेंडरी मीडियम है आपका n2, ये सबके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट शो करेगा। और हमें पता है क्या कि जो वॉयलेट के लिए होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेड, और विबग्योर की अगर बात करें तो यहां से यहां गए तो एन डिक्रीज करा और लैम्डा इंक्रीज किया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं कि एन की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए, वॉयलेट के लिए, अगर n2 सबसे ज्यादा वॉयलेट के लिए तो आर सबसे कम वॉयलेट के लिए। तो अगर आर की वैल्यू सबसे कम वॉयलेट के लिए तो देखिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो जाना ही है। क्यों? क्योंकि अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं गए तो आपके डेंसर और रेयरर की प्रॉपर्टीज ही खत्म हो जाएगी। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो सारी रेस जाएंगी, लेकिन कोई ज्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, कोई कम। तो सबसे कम अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा कौन सा कलर, वॉयलेट। क्यों? क्योंकि वॉयलेट के लिए एन की वैल्यू सबसे ज्यादा, अगर वॉयलेट के लिए एन की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो आर की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम। लेकिन उसके बाद और डिफरेंट रेस 7 कलर की, और सबसे एंड में कौन सा कलर आएगा, रेड। विबग्योर, ठीक है, ये जो एंगल होता है अपन बोलते हैं इसे एंगुलर डिस्पर्जन, थीटा, इसको अपन बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते हुए स्कैटरिंग करना मींस कलर्स में डिवाइड हो जाना या वेवलेंथ्स में डिवाइड हो जाना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन।
एंगल ऑफ डिस्पर्जन या फिर और एंगुलर डिस्पर्जन। Now second, white light on a thin prism। जब थिन प्रिज्म पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो, व्हाइट लाइट, ठीक है। सबसे ज्यादा एंगुलर डिस्पर्जन किसका? वॉयलेट का। ये देखिए, अब अपन वॉयलेट और रेड के बारे में कैसे कमेंट कर रहे हैं। डेल की वैल्यू कितनी होती है? म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू सबसे ज्यादा किसका? म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर, ठीक है। तो म्यू वी सबसे ज्यादा है, तो वॉयलेट के लिए डेल की वैल्यू क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो देखिए, जो नॉर्मल लाइन है जिसमें ये रे जाना चाहती थी, उससे सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ? वॉयलेट। सबसे कम डेविएट कौन होगा? रेड, क्योंकि उसके लिए म्यू की वैल्यू सबसे कम शो करेगा। ये कौन? थिन प्रिज्म। तो ये आपका हो गया, डेविएशन हुआ ये आपका डेल वी, और ये हो गया आपका डेल आर। तो बीच में सारे कलर्स प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से? इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्पर्जन। तो देखिए, ये पूरा एंगल कितना था? डेल वी। ये एंगल कितना है? डेल आर। तो ये एंगल कितना हो गया? डेल वी माइनस डेल आर। तो यही हमारा एंगुलर डिस्पर्जन है, थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर, ठीक है। तो अगर मैं डेल वी माइनस डेल आर की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो डेल वी को क्या लिख सकता हूं? देखिए, म्यू माइनस 1 होता है डेल, तो म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो थीटा कितना हो गया? म्यू वी माइनस ए माइनस म्यू आर इंटू ए, और ये हो गया प्लस ए, तो ये कैंसिल हो गया। म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये हो गया अपने पास क्या? एंगुलर डिस्पर्जन थीटा फॉर प्रिज्म, थिन प्रिज्म। देखिए, अब अपन इसके लिए डिस्पर्सिव पावर डिफाइन करते हैं। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। ओमेगा होता है आपका एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। अब एक बात देखिए, जो व्हाइट लाइट आई वो 7 कलर्स में स्कैटर्ड हो गई, ठीक है, 7 कलर्स में डिस्पर्स हो गई। तो हम मीन डेविएशन किसे बोलेंगे? तो एक्चुअल में अपन ने मीन डेविएशन के लिए एक रे डिफाइन करी, क्या? येलो कलर, क्योंकि येलो ऐसा अपन बोलते हैं कि इंटरमीडिएट कलर है, मीन्स ना वॉयलेट को डिफाइन किया ना रेड को डिफाइन किया, हमने मीन डेविएशन डिफाइन किया, मीन्स कि जिस डेविएशन से एवरेज डेविएशन कैलकुलेट किया जाए, तो उसके लिए अपन ने डिसाइड की येलो कलर, ठीक है। तो अगर ये थिन प्रिज्म है, तो थिन प्रिज्म में व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका? वॉयलेट का। सबसे कम किसका? रेड का। बीच में कौन सी रे होगी? येलो। ये एंगल कितना? डेल वी। ये एंगल कितना? डेल आर।
और ये एंगल कितना, डेल वाई। ठीक है, तो अपना एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा, डिस्पर्सिव पावर डिफाइन करें तो एंगुलर डिस्पर्जन कितना, डेल वी माइनस डेल आर, और मीन डेविएशन कितना, डेल वाई। क्योंकि मीन डेविएशन किसके लिए डिफाइन किया गया, येलो के लिए। क्योंकि ठीक है, विबग्योर जब लिखते हैं तो विबग्योर में वाई क्या होता है, येलो कलर क्या है, एक इंटरमीडिएट कलर है। तो अपन बोल देते हैं कि अगर सपोज करिए मैं आपसे बोलूं कि बताओ रे कितना डेविएट हुई, तो रे यहाँ पर तो 7 कलर्स आ गए। अगर 7 कलर्स आ गए तो क्या मैं सबका डेविएशन अलग अलग थोड़ी ना बोलूंगा, तो मैं इन सबका क्या लेता हूँ, एवरेज। तो वो एवरेज किसके बराबर होता है, जनरली येलो के बराबर होता है। इसलिए अपन डायरेक्ट येलो कलर का डेविएशन बोल देते हैं कि येलो कलर का जो डेविएशन है वही इसका एवरेज डेविएशन। ठीक है, तो डेल वी माइनस डेल आर, तो डेल वी माइनस डेल आर अपने आया था म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, और डेल वाई कितना होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए, डेल होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो आपके येलो कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना होगा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल, डिस्पर्सिव पावर डिफाइन हुई म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ठीक है, ये आपकी हुई डिस्पर्सिव पावर ऑफ थिन प्रिज्म, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। लेकिन जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है, वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होता है। तो हमें पता है कि हमारा मीन कलर कौन सा है, जो एवरेज है वो कौन सा कलर है, येलो। तो अगर आपको वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रेड का दे रखा है और येलो का नहीं दे रखा, तो आप येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, अगर ये एवरेज है तो ये म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय 2।
फोर्थ वाले का थर्ड वाला मतलब डेल वन कितना म्यू वी वन माइनस म्यू आर वन इंटू ए वन, डेल टू कितना म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू इंटू ए टू। अब देखिए इधर सुन कि ये डेल वन और डेल टू, अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल नेट कितना आया तो डेल नेट कितना होगा डेल वन माइनस डेल टू। ठीक है, मैंने पहले दोनों का इंडिविजुअल डेविएशन लिखा और दोनों का इंडिविजुअल एंगुलर डिस्पर्जन लिखा, दोनों प्रिज्म का अलग अलग, मानकर चलो ही मत कि अभी दोनों प्रिज्म ऐड है। दोनों का इंडिविजुअल लिख लिया मीन डेविएशन, दोनों का एंगुलर डिस्पर्जन लिख लिया। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं दोनों को कंबाइन करते तो कितना नेट डेविएशन बनेगा, तो देखिए एक अगर क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा था दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एकदम रिवर्स में कनेक्ट है, तो डेल वन माइनस डेल टू। तो अगर डेल वन माइनस डेल टू लिखेंगे तो कितना लिखेंगे म्यू वाई वन माइनस वन इंटू ए वन माइनस म्यू वाई टू माइनस वन इंटू ए टू। और थीटा नेट कितना लिखेंगे थीटा वन माइनस थीटा टू, तो थीटा वन माइनस थीटा टू कितना हुआ म्यू वी वन माइनस म्यू आर वन इंटू ए वन माइनस म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू इंटू ए टू। ठीक है, अब देखिए कंडीशंस क्या पूछी जाती है कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तो अपन क्या कंसीडर करें। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए जो आपको डेविएशन दे लेकिन डिस्पर्जन ना दे, विदाउट डिस्पर्जन। डेविएशन तो दे लेकिन डिस्पर्जन ना दे, डिस्पर्जन ना दे दैट मीन्स थीटा नेट इज इक्वल टू 0, तो थीटा वन इक्वल टू थीटा टू, तो ये कितना हुआ म्यू वी वन माइनस म्यू आर वन इंटू ए वन इक्वल टू म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू इंटू ए टू। दोनों बराबर हो गए। ठीक है, और अगर ये दोनों बराबर है तो बेसिकली अपन थीटा नेट क्या लिख सकते हैं, और लेकिन इस वक्त डेविएशन तो आ रहा होगा, डेल नेट कितना म्यू वाई वन माइनस वन इंटू ए वन माइनस म्यू वाई टू माइनस वन इंटू ए टू। ठीक है, डेविएशन तो है लेकिन डिस्पर्जन नहीं है, डिस्पर्जन नहीं है तो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, थीटा नेट इक्वल टू 0 आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अब देखिए इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं आगे, कि अगर मैं बात करूं कि वैसे तो कंडीशंस यहीं पे याद होनी चाहिए लेकिन फिर भी इसके लिए अगर अपन फॉर्मूला वगैरह डेराइव करना चाहें तो देखिए पहले वाले प्रिज्म के लिए अपन क्या लिखेंगे ओमेगा वन इज इक्वल टू म्यू वी वन माइनस म्यू आर वन म्यू वाई वन माइनस वन। ठीक है, सेकंड वाले प्रिज्म के लिए क्या लिख सकते हैं डिस्पर्सिव पावर ओमेगा टू, क्योंकि डिस्पर्सिव पावर अपन ने डिफाइन करी थी, तो म्यू वाई टू सॉरी म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू अपॉन म्यू वाई टू माइनस वन। तो देखिए म्यू वी वन माइनस म्यू आर वन को मैं क्या लिख सकता हूं ओमेगा वन म्यू वी वाई वन माइनस ए वन। ठीक है, तो अगर इसको अपन सॉल्व करें तो क्या आएगा देखिए इस कंडीशन को देखिए डेल नेट को, डेल नेट अगर मैं बात करूं तो डेल नेट कितना हो गया म्यू वाई वन इंटू ए वन। तो देखिए बेसिकली अगर मैं एंगुलर डिस्पर्जन की बारे में बात करूं तो देखिए ओमेगा वन म्यू वाई वन माइनस वन इंटू ए वन इज इक्वल टू ओमेगा टू म्यू वाई टू माइनस वन इंटू ए टू। ठीक है, अब डेल नेट लिखते हैं अपन, डेल नेट कितना म्यू वाई वन माइनस वन इंटू ए वन म्यू वाई टू माइनस वन इंटू ए टू। तो देखिए म्यू वाई वन माइनस ए वन इंटू ए वन को मैं ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन लिख सकता हूं। तो देखिए ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन, ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन म्यू वाई टू, इसको अपन ने लिख दिया म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू। यहां से म्यू वी वन आया ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन म्यू वाई टू माइनस वन इंटू ए टू।
और यहाँ पर कितना है म्यू बाई 2 माइनस 1 इंटू A2। तो देखिए अपन कॉमन क्या लग सकते हैं, म्यू बाई 2 डेल नेट इक्वल टू आ गया म्यू बाई 2 माइनस 1 इंटू A2 ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1। ठीक है, ये अपना आया डेल नेट एज अ फॉर्म ऑफ डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल नेट को डेल 2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इंटू 1। Now next case, dispersion without deviation। डिस्पर्जन हो लेकिन डेविएशन ना हो, यानी डेल नेट इक्वल टू 0 इक्वल टू डेल 1 माइनस डेल 2। तो डेल 1 इक्वल टू कितना हो गया, डेल 2। दैट मीन्स अगर दोनों का डेविएशन 0 है तो यानी म्यू वाई 1 माइनस 1 इंटू A1 इज इक्वल टू म्यू वाई 2 माइनस 1 इंटू A2। ठीक है, डिस्पर्जन 0 नहीं है, दैट मीन्स थीटा नेट इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 मीन्स म्यू V1 माइनस म्यू R1 A1 माइनस म्यू V2 माइनस म्यू R2 इंटू A2। ठीक है, जब दो कंडीशंस गिवन हो तो इन दोनों को सॉल्व करके अपन क्या कर सकते हैं, थीटा नेट कैलकुलेट कर सकते हैं।